अपना जो अगला पॉइंट है वो है जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पढ़ रहे थे। उत्प्रेरक होते क्या हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक है, ठीक है, वो उत्प्रेरक है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक पढ़ा। समांगी उत्प्रेरक थे पदार्थ की अवस्था के आधार पर पढ़े थे। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी, जिसके अंदर अभिकारक है, उत्पाद है, उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है, वो समांगी उत्प्रेरक। और जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। फिर हमने कि उत्प्रेरक है इसके आगे के प्रकार पढ़े थे। वो पढ़े थे कि उत्प्रेरक है ये क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक देखो, पहला धनात्मक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरे पढ़े थे ऋणात्मक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले या घटाने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके अंदर ही आपको बताया था, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई थी दोनों ही, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अपकरण की क्रिया इसकी कम हो जाती है, इसलिए इसका संग्रहण करने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन से स्वतः ही क्रिया करित होकर फॉस्फीन जो हानिकारक गैस है वो बनाती है, इसलिए इसके संग्रह करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में जो एथिलेट को है वो मिला दिया जाता है। तीसरा पढ़ा था स्वतः उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। और अपना जो लास्ट उत्प्रेरक है वो है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखो, वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जीवों में संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जीवों में संपन्न होती है, जैसे कि पाचन की क्रिया, पाचन है वो जीवों के अंदर, शरीर के अंदर संपन्न हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जीवों के अंदर होती है उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। जैसे कि इन्हें एंजाइम भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है साधारण भाषा में? एंजाइम। जैसे कि माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, तो माल्टेज एंजाइम है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऐसे ही आमाशय के अंदर पेप्सिन, रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यकृत में पित्त रस पाया जाता है। ये सभी एंजाइम हैं। लाइपेज एंजाइम है वो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, विभिन्न पदार्थों के पाचन का कार्य करते हैं, इन्हें एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लेते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं, इन्हें एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 प्लस H2O। यूरिया को यूरिनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? यूरिनेज। ठीक है। यूरिया को यूरिनेज एंजाइम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। ऐसे ही माल्टोस है, माल्टोस को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये है वो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जीवों के अंदर। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, यानी ये उत्प्रेरक पढ़े हैं हमने, इनकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाने और घटाने के लिए कुछ पदार्थ है वो काम करते हैं, कार्य करते हैं।
ठीक है। ये होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? देखो, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में, यानी अभिक्रिया चल रही है उसके अंदर उत्प्रेरक है, ठीक है, उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। कि ऐसे पदार्थ किसी भी अभिक्रिया उसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है और ऐसे पदार्थ को हमने उत्प्रेरक के साथ कुछ पदार्थ और डाल दिया, कुछ पदार्थ जो और डाला है उसके कारण उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ गई और अभिक्रिया और तेजी से हो गई। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ये केवल किसको बढ़ाएंगे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को। उदाहरण देखो, N2 + 3H2, ठीक है, ये अभिक्रिया पढ़ी थी हमने। अब इसमें देखो, जो ये अभिक्रिया है वो आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन इसके इस उत्प्रेरक के साथ हमने एक उत्प्रेरक और मिला दिया MO, इसको बोलते हैं मोलिब्डेनम। तो यहाँ मोलिब्डेनम उत्प्रेरक आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। देखो, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है और ये अभिक्रिया में पता है निकल धातु की उपस्थिति में होती है। इसके साथ हमने मिला दिया कार्बन कॉपर, सॉरी, इसके साथ क्या मिला दिया? कॉपर। तो यहाँ निकल उत्प्रेरक व कॉपर उत्प्रेरक वर्धक है। निकल तो उत्प्रेरक है और कॉपर क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है अपना? देखो, उत्प्रेरक विष। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष। उदाहरण देखो, N2 + 3H2 आयरन और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे बनती है अमोनिया। तो उत्प्रेरक का काम तो आयरन कर रहा है, लेकिन उसकी क्रियाशीलता को कम करने का काम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक विष है। ये क्या है? उत्प्रेरक विष। तो ये अपना हो गया उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। अब है अपना अगला पॉइंट उत्प्रेरक के गुण। तो सबसे पहला गुण उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन इनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्प्रेरक है, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, लेकिन इनके खुद में कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होता है। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अभिक्रिया मिश्रण है उसमें थोड़ी मात्रा में उत्प्रेरक पर्याप्त होता है। थोड़ी मात्रा में ही उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। ये हर अलग अलग प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है उन अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक है वो आवश्यक होते हैं। एक ही उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित
नहीं कर सकता, उनके वेग में परिवर्तन नहीं कर सकता। सभी के लिए अलग अलग प्रकार के, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक है वो होते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल वेग बढ़ाता है। ठीक, उत्प्रेरक का अर्थ ये नहीं होगा कि अभिक्रिया उत्प्रेरक ही शुरू करेगा, नहीं, अभिक्रिया और अभिकारक है वो उत्पाद बनाएंगे, लेकिन उत्प्रेरक का काम केवल एक ही होगा, वो होगा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल वेग परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें काट देते हैं, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अभिक्रिया के वेग को मतलब घटा भी सकता है, अभिक्रिया के वेग को और बढ़ा भी सकता है। केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। तो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट है चौथा, पांचवा, उत्कर्मणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। कि जो उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं होती है, उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों ओर संपन्न हो। ठीक है, इसके दो अर्ध तीर के चिन्हों का उपयोग किया जाता है, दोनों दिशाओं में होती है, वो उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। और उत्कर्मणीय अभिक्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरक है वो अग्र और प्रतीप दोनों वेग को समान रूप से ही परिवर्तित करता है। लास्ट जो पॉइंट है अंतिम, वो है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। यानी उत्प्रेरक है जब वो कार्य करते हैं तो एक निश्चित तापमान पर ही उत्प्रेरक है वो कार्य कर पाते हैं। अगर ताप में कमी या वृद्धि की जाए तो उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो भी प्रभावित होती है। ठीक है, ताप बदलने के कारण इनकी क्रियाशीलता है वो प्रभावित होती है। अत्यधिक ताप होने पर उत्प्रेरक है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी ताप बढ़ने के साथ साथ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी आती है। तो ये अपना 7वां चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और इनके गुण थे। फिर रासायनिक समीकरण है और इस रासायनिक समीकरण को लिखने के जो चरण हैं वो थे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और वेग के आधार पर तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। फिर उत्प्रेरक के प्रकार, क्रिया पहले तो भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी और विसमांगी, फिर क्रिया के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव उत्प्रेरक। ठीक है, और फिर थे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। और अंतिम पॉइंट था अपना चैप्टर का वो है उत्प्रेरक के गुण। तो ये अपना छोटा सा सिंपल सा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया।